अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मान, आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब बजाज का सलाम है। कनाडा जो है काफ़ी ज़्यादा वीज़ास रिजेक्ट कर रहा है, और क्यों वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, और टेक्निकली हम पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद है बिलाल रशीद साहब, वास्ट एक्सपीरियंस है 15 साल का स्पेसिफिक डोमेन में, और एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और एक अच्छा एक्सपीरियंस और द मैन ऑफ नॉलेज। डेफिनेटली मैंने अपने पहले भी 2 पॉडकास्ट में प्रॉपर्ली जो है इनके बारे में जो तारुफ था करवाया है। मकसद ये बताने का डेट यू आर लिसनिंग टू द राइट मैन। और कनाडा वीज़ा रिजेक्ट कर रहा है, क्या ऑप्शन है आपके पास, आपका वीज़ा एक्सेप्ट कैसे हो सकता है, ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आज हम इस छोटे से पॉडकास्ट में बिलाल साहब से लेने लगे हैं। बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से? वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर अगेन जॉइनिंग मी इन द स्टूडियो। बिलाल भाई, कनाडा वीज़ा रिजेक्ट कर रहा है, और अभी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने अपने इस चैनल पे ब्रेक की थी, 3.5 लाख वीज़ा एप्लीकेशन थी जो कि एक गो में रिजेक्ट हुई हैं। क्या वजह है, पहला सवाल रहेगा, क्यों वीज़ा रिजेक्ट कर रहा है, ऑप्शंस क्या हैं पाकिस्तानियों के पास, अब कैसे जाएं, और कोई वे आउट बताएं। स्टूडेंट वीज़ा पे चले जाएं, इमिग्रेशन पे चले जाएं, लेबर मार्केट इम्पैक्ट एनालिसिस को कुछ कर के वहाँ से किसी से एम्प्लॉयर लेटर लेके चले जाएं। क्या रीज़न, कि हमारी ऑडियंस जानना चाहती है, उन्होंने जाना है। एक तो जानना चाहती है कि रिजेक्ट हो क्यों रहे, पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, और फिर प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। मैं चाहूँगा कि आज 8-10 मिनट में आप मुझे क्लियर अप कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। ये जो आप कनाडा के डिस्कस कर रहे हैं, इट्स अ वेरी क्रूशियल टॉपिक नाउअडेज। देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि आपने कनाडा जाना है तो देयर आर द डिफरेंट राउट्स कि आप कनाडा जा कैसे सकते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं कि कनाडा के अंदर एक वे तो है कि विजिट वीज़ा के थ्रू चले जाए। सेकेंड केस ये है कि आप इमिग्रेशन के थ्रू चले जाएँ, जिसमें डिफरेंट राउट्स हैं, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। नंबर थर्ड, आपने जो बोला कि स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू आप जा सकते हैं, ये 3 डिफरेंट डोमेन्स हैं। हम इस पे वन बाय वन कमेंट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं विजिट वीज़ा के ऊपर। आपने भी एक चीज़ बोली कि कनाडा के अंदर अभी रिसेंटली 3,50,000 के करीब उन्होंने एप्लीकेशंस रिजेक्ट की। क्यों रिजेक्ट की? रिसेंटली हमारे पास एक केस आया, हमारा एक बड़ा क्लोज मेंबर, एंड ही अप्लाइड हिज केस ऑन स्टार्ट ऑफ द मार्च, ऑन 2nd और 3rd ऑफ मार्च। तो 3 दिन के बाद उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज दिस ओवर हियर, क्या आपको लगता है ये जेन्युइन रिजेक्शन थी? एक सॉफ्टवेयर है जिसको बोलते हैं शनाक सॉफ्टवेयर, और वो शनाक सॉफ्टवेयर करता क्या? वो क्या करता है, वो एक्चुअली में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है एआई टूल के थ्रू वो आपकी इन्फॉर्मेशन को क्लब करता है। क्लब करने के बाद एक डाटा आपका मेंटेन करता है एक स्प्रेडशीट पे, और उसके थ्रू एक आपको ऑटो रिजेक्शन मिल जाती है। क्वेश्चन ये राइज होती है, सर ये रिजेक्शन क्या आती है? क्या ये वाकई ऑटो रिजेक्टेड है या नहीं है? इसका हमें कैसे आइडेंटिफाई करें? द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दिस कि अगर आपकी कनाडा की विजिट वीज़ा की एप्लीकेशन के ऊपर 179B क्लॉज लगी है। 179B क्लॉज क्या कहती है कि वीज़ा ऑफिसर कहता है जी आप जाएंगे तो आप वापस नहीं आएंगे, या एक दूसरा एक रीज़न वो लगा देता है कि जी आपका जो पर्पस ऑफ विजिट है वो कंसिस्टेंट नहीं है आपकी एप्लीकेशन के साथ। जब नॉर्मली ये 2 क्लॉज लगी होती हैं, इसका मतलब ये है कि आपका वीज़ा ऑटो रिजेक्ट हुआ। द रीज़न बीइंग बिकॉज 2 डेज़ के अंदर या 3 डेज़ के अंदर, 48 आवर्स या 72 आवर्स के अंदर, इतनी एप्लीकेशंस के अंदर आपकी एप्लीकेशन को पकड़ा भी गया, आपकी एप्लीकेशन देखी भी गई, उसको रीड आउट भी किया गया, उसके ऊपर कमेंट भी किया गया और डिसीजन भी दे दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसकी रिजेक्शन का इशू क्या है? कनाडा का रिसेंटली चल रहा था इशू, और अभी भी चल रहा है कुछ, कि कनाडा वीज़ा जो रिजेक्ट कर रहा है वो विजिट वीज़े की एप्लीकेशंस को इंटरटेन नहीं कर रहा। रीज़न बीइंग बिकॉज बहुत ज़्यादा लोकल लिस्ट है जिसको उन्होंने क्लियर आउट करना। कैसे जाएं? क्या रीज़न हो सकता है? हमारे पास एक केस आया, उस इंडिविजुअल ने एक वीज़ा अप्लाई किया, उसकी एक पेड कॉन्फ्रेंस थी, उसने कॉन्फ्रेंस की टिकट्स बाय की, ही स्पेंट अराउंड 1000 USD। उसके पास प्रॉपर इनविटेशन लेटर्स मौजूद है। अगर आपको कोई डिफरेंट कंसल्टेंट्स मैंने देखा है कुछ वीडियोस में कहते हैं जी अगर आपके पास कोई भी इनविटेशन लेटर है तो आप कनाडा जा सकते हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। उस इंडिविजुअल के पास दो इनविटेशन लेटर्स हैं जो कि नोटरी पब्लिक से अटेस्टेड है। एक वो लेटर जहाँ पे उसने जाके स्टे करना है उनके रिलेटिव का, एक जिस कॉन्फ्रेंस के लिए वो जा रहे हैं स्पेसिफिकली और ट्रैवल हिस्ट्री के साथ जा रहे हो उनका भी बिजनेस कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन लेटर मौजूद है। इट मींस कि कनाडा ने एक ऐसा वीज़ा रिजेक्ट किया जिसके अंदर एक जेन्युइन इनविटेशन लेटर जो नोटरी पब्लिक से अटेस्टेड है, जो किसी इंडिविजुअल की जगह पे आप जाके रह रहे हैं। नंबर दूसरा जो बिजनेस लेटर है, उन दोनों की प्रेजेंस में आपका वीज़ा जो है वो 2 डेज़ के अंदर रिजेक्ट हो जाता है। आप क्या कहते हैं, इज इट जस्टिफाइबल? बट इट मीन्स देयर इज समथिंग, कुछ प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? वो उनकी कुछ सॉफ्टवेयर का इशू है। सॉफ्टवेयर का इशू क्या है?
इट मीन्स कि उनका कोई एक ऑटोमेटेड टूल है जो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करे। वो खुद चाह रहे हैं कि सारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। बात लॉक बहुत ज़्यादा है। हम देखते हैं बहुत से ऐसे केसेस हैं जो पाकिस्तान की, अनफॉर्चुनेट बात करें तो पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करने को पड़ रहे हैं। अगर आप यही चीज़ यूके से करते हैं, यही चीज़ आप इंडिया से करते हैं, यही चीज़ आप दुबई से करते हैं और पाकिस्तानी बैकग्राउंड के साथ नहीं करते हैं, मीन्स पाकिस्तान की जो पर्टेनिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ नहीं करते, तो आपको वीज़ा मिल जाता है। नहीं, जब अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, उनकी वेबसाइट तो एक ही होगी ना। वेबसाइट एक होती है बट क्लैरिफाई कर देते हैं वो। डिफरेंट। लेकिन अगर आप एआई की बात करें तो जब एआई रिजेक्ट करती है तो एआई को नहीं पता कि आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं या इंडिया से इसका अप्लाई कर रहे मतलब हैं। ये कि सिर्फ पाकिस्तानियों की ट्रैफिक उनके पास नहीं, उनके पास ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम All over the world, there is a major issue, there is a crucial issue. या ये भी हो सकता Overall कनाडा के अंदर इम्पैक्ट है। कनाडा ने अभी रिसेंटली आप देखें अंडरग्रेड के वीजे बंद कर दिए और कनाडा सिर्फ मास्टर्स के लिए ले रहा है। आपने देखा रिसेंट जो एक स्पाउसल वीजे के लिए उन्होंने एक अपडेट दी, फिर उन्होंने आपको पीएसडब्ल्यू के लिए अपडेट दी, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के लिए कि मास्टर्स वालों को अलाउ करने या नहीं करने, अंडरग्रेड को हम आने नहीं देंगे, उसके ऊपर उन्होंने कैप लगा दिया। बिकॉज रीज़न बीइंग बिकॉज कुछ रिसेंट कुछ अरसे के अंदर हमारा जितना इंडिविजुअल है वो किसकी तरफ ट्रैवल कर रहा है, कनाडा की तरफ। नहीं, तो अगर कोई ब्रिटिश पासपोर्ट पे या कोई अमेरिकन पासपोर्ट पे कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई करता है तो यही कि उसको भी अगर आप ब्रिटिश पासपोर्ट पे या कैनेडियन उसके यूएस पासपोर्ट के ऊपर जाते हैं उनको वीज़े की ज़रूरत नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारा पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है अनफॉर्चुनेटली कि जो पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसकी जो पासपोर्ट की जो वर्थ है वो इतनी नहीं है कि हमें कनाडा ऑन अराइवल वीज़ा दे दें। ये जिन कंट्रीज़ की आप बात करें, चाहे वो जर्मनी, सिंगापुर, जापान, फ्रांस, यूएस, उसके अलावा ब्रिटिश पासपोर्ट, इनको कनाडा की ज़रूरत नहीं। कनाडा क्यों जाना चाहते हैं लोग? रीज़न क्या है? कनाडा इसलिए जाना चाहते हैं कि कनाडा के अंदर सेटलमेंट थोड़ी ईजी है, कनाडा के अंदर पीआर होना आसान है, कनाडा के अंदर एक दफ़ा आप लैंड कर दें तो वो फिर आपके लिए सेटलमेंट करना ईजी हो जाता है। वो आपको हेलीकॉप्टर करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि बहुत से ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कनाडा में एक दफ़ा जाते हैं, असाइलम क्लेम कर लेते हैं उनको मिल भी जाता है और असाइलम क्लेम कर लेते हैं। जब आप एक दफ़ा लैंड हो गए उसके बाद आप असाइलम क्लेम कर लें, कुछ भी आप लेट सपोज डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दें, वो आप असाइलम ले लेते हैं या अल्टीमेटली कोई राउट ढूंढ लेते हैं या आप विजिटर वीज़ा को आप वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि हो जाता है। जिस तरह कि आप डिफरेंट कंसल्टेंट्स को देखते हैं, कनाडा के अंदर ये चीज़ ईजी है काफ़ी कि आप अपने विजिटर वीज़ा को वर्क क्या वहाँ पहुँच कर कोई ना कोई अपना वे आउट आपके पास निकाले, way out लेकिन वहाँ पहुँचना एक प्रॉब्लम है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। कनाडा की भी डंकी लगती है। डंकी का जो एक प्रॉब्लम है, ये रिसेंटली आप देखें बहुत से ऐसे कंट्रीज़ में अपने रूल्स बहुत ज़्यादा सख्त टाइट कर दिए हैं। रीज़न बीइंग क्या है कि डिफ़िकल्ट क्यों हो चुका हुआ है? ये जो डंकी वाले प्रॉब्लम्स हैं, ये जो डंकी वाले केसेस हैं, ये आपको देखने में मिलेंगे यूरोपियन कंट्रीज़ में, इटली में मिल जाएंगे आपको बहुत से केसेस। कनाडा के अंदर आपको ये सिचुएशन नहीं मिलेगी। हाँ, कनाडा के अंदर जो लोग जाते हैं या तो वो किसी विज़िट के थ्रू जा सकते हैं, वो भी अगर लकीली उनका विज़िट वीज़ा चल लग जाता है, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जो जेन्युइन केस रिजेक्ट हुए हैं और मैंने कुछ ऐसी एप्लीकेशंस भी देखी हैं जिनका कोई जेन्युइन नहीं है, जस्ट एक विजिट वीज़ा, फ्रेश पासपोर्ट है तो वो लग गया। व्हाट डज दिस मीन कि कोई क्राइटेरिया है? अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है कनाडा की, फिलहाल के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं मतलब पाकिस्तानी किसी भी सूरत में ना स्टूडेंट वीज़ा के लिए ना ही जो है वर्क वीज़ा के लिए, अगर वर्क वीज़ा के लिए वहाँ से LMIA से अगर कोई वर्क जॉब ऑफर हो, लेकिन पाकिस्तानी को कोई जॉब ऑफर मिलेगी, हमने कौन सी कोई वर्क वीज़ा के अंदर एक डिफरेंट डिबेट है। देयर इज़ अ लॉन्ग स्टोरी के वर्क वीज़ा कौन से कैटेगरी, लेकिन वो है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोगों के पास बहुत से ऐसे कंसल्टेंट्स आप देखेंगे। एक कंसल्टेंट आपके एलमीआई जॉब लेटर्स के ऊपर वीडियो बना लेगा, दूसरा कहेगा जी आपको मैं वर्क वीज़ा अलाउ हो जाएंगे। मोस्टली आप देखेंगे 80 to 90% जो इन्फॉर्मेशन होगी वो फेक होगी। प्रॉब्लम क्या आता है? हमारे पाकिस्तान के अंदर जो मोस्टली कंसल्टेंट्स बैठे हुए हैं उनकी जो लर्निंग है वो लर्निंग ओपन सोर्स है। फॉर एग्जांपल गूगल से देख लिया, यूट्यूब से देख लिया, उन्होंने खुद प्रैक्टिस नहीं की होती, ना वो अप्रूव्ड कंसल्टेंट्स होते हैं, ना वो अप्रूव्ड इमिग्रेशन लॉयर्स हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन यूट्यूब से देखी, कुछ आपकी वीडियो देखी, कुछ एक्स की देखी, वाई की देखी, वो सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करके वीडियो बना दी। इससे होता क्या है? हमारा जो पाकिस्तान में एक इंडिविजुअल बैठा होता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, अनफॉर्चुनेटली हमारे इस्लामाबाद के अंदर कुछ ऐसे कंसल्टेंट्स हैं जो आपको क्लेम करते हैं जी कनाडा का वीज़ा आपको मिल जाएगा फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर, आपके पास नहीं भी डॉक्यूमेंट्स हम डन बेस पे कर देंगे। डन बेस पे नहीं भी करते जी, बगैर डॉक्यूमेंट्स के आप हमें 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपीज़ दे दें, हम आपका वीज़ा लगवा देंगे। आप खुद सोचें, मेरे पास अभी रिसेंटली एक कनाडा का केस आया कि कनाडा के केस के अंदर उस कंसल्टेंट ने उनसे पैसे चार्ज किए, पैसे चार्ज करके उनके डॉक्यूमेंट्स अपनी कंपनी के कुछ लगा दिए और उस पर 5 ईयर्स का बैन लग गया। हमारी ऑडियंस ये चीज़ नहीं समझती कि जब आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं और उसे जाके कहते हैं जी बस पैसे ले लें, मैंने खुद कुछ रिसर्च नहीं करनी,
आप उसको पैसे दे के आ जाते हैं, वो आपके नाम के ऊपर एक वीज़ा अप्लाई कर देता है, उसका तो कुछ नहीं जाता, उसने तो पैसे ले लिया। गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से, फेक इन्फॉर्मेशन की वजह से एक तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है, पासपोर्ट ख़राब होता है, दूसरा बैन भी हो जाता है। वो फिर बैन 5 ईयर्स का और वो फिर 10 ईयर्स का होता है। इसका सोल्यूशन क्या है कि बिफोर अप्लाइंग द वीज़ा फॉर एनी कंट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सपोज टू लर्न द प्रोसेस। 2 किस्म के वीज़ा डिसीजंस आपके पास आते हैं। कुछ वीज़ाज होते हैं जो आपको इंटरव्यू बेस है, फ्रांस की बात कर लें, आप यूएस की बात कर लें। कुछ वीज़ाज होते हैं जो डॉक्यूमेंट्स बेस होते हैं, जिस तरह कनाडा की बात कर लें, यूके की बात कर लें। कनाडा का क्राइटेरिया डिफरेंट है, यूके का क्राइटेरिया डिफरेंट है। उन डॉक्यूमेंट्स को देखें पहले कि वो कौन कौन से ऐसे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वीज़ा ऑफिसर्स के लिए, जिनकी बेसिस के ऊपर आपने वीज़ा अप्लाई करना है। तो अगर आपको कोई ये कहता है जी कि आप इन्विटेशन लेटर मंगवा लें और उसको आप अप्लाई कर लें, मैंने रिसेंटली केस अभी आपको बताया कि एक नहीं 2 इन्विटेशन लेटर्स, जिसमें एक इन्विटेशन लेटर नोटरी पब्लिक से अटेस्टेड, और वो भी इन्विटेशन लेटर किसी पीआर कार्ड होल्डर ने नहीं भेजा हुआ, कैनेडियन सिटीजन ने, कैनेडियन नेशनल ने अपना एक आपको इन्विटेशन लेटर दिया हुआ है जो नोटरी पब्लिक से अटेस्टेड है, जिसने अपनी बैंक स्टेटमेंट्स भी साथ प्रोवाइड की हुई है, अपनी जस्टिफिकेशन भी साथ दी हुई है, अपने पासपोर्ट को भी अटैच किया हुआ है कि कोई फर्दर वेरिफिकेशन आई एम हियर, प्लस उस बंदे ने कॉन्फ्रेंस की टिकट्स बाय की हुई है और जेन्युइन ट्रैवलर है, स्टिल ही गॉट रिजेक्टेड। इसका रिजल्ट यही है ना कि देयर इज नो ह्यूमन बीइंग हु इज एनालाइजिंग दैट पर्टिकुलर जो है फॉर द आपकी टाइम बीइंग Yes. दिस इज एन इशू कि कनाडा के अंदर बहुत सी जेन्युइन एप्लीकेशंस हैं जो कि रिजेक्ट रिजेक्ट। मेरा वही सेम सवाल था कि कोई भी अगर ह्यूमन बीइंग हो उसको एनालाइज करे, मेरे ख्याल से उनके पास इतना टाइम ही नहीं है, इतना ज़्यादा उनके पास एप्लीकेशंस आ चुकी हुई हैं डेट दे वांट टू जस्ट क्लैरिफाई, उनको अपना जो ड्राफ्ट्स उनके पास पड़े हुए हैं उनको खाली क्लियर आउट करना है उसके बाद। लेकिन होगा ये कि मजीद लोग अप्लाई करते रहेंगे और फिर ये चलता ही रहेगा जब तक लोगों के पास इन्फॉर्मेशन ना हो प्रॉपर्ली। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो करंट इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि पाकिस्तान के अंदर लास्ट 1.5 ईयर के अंदर मोर देन 6 to 7 मिलियन लोग ट्रैवल कर चुके हैं। एंड वजह रीज़न क्या है? पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज़, पाकिस्तान के अंदर बहुत सा ऐसा इंटेलेक्चुअल कैपिटल है जो बाय ट्रांसफर हो चुका। क्या रीज़न क्या है? फ्यूचर सिक्योरिटी। फ्यूचर सिक्योरिटी। आप कुछ भी काम करते हैं पाकिस्तान के अंदर, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसे हैं, पैसे आपके पास अभी हैं, जॉब आपके पास अभी है, आपके 1 साल हालात ठीक है, क्या आपका फ्यूचर सिक्योर है? क्या आप पाकिस्तान के अंदर अपना फ्यूचर स्टेबलाइज देखते हैं? क्या आप ये देखते हैं कि आने वाले कल के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी फेवरेबल हैं? क्या मैक्रो फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपको फेवर करेंगे? क्या आपका एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग है? क्या आपका पॉलिटिकल सिस्टम या लीगल सिस्टम इतना स्ट्रांग है जिस पे आप रिलाई करते हुए पाकिस्तान के अंदर आगे बिजनेस करेंगे? या आपके मैक्रो फैक्टर्स ऐसे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएंगे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू आपके पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत बेहतर होंगी, मैक्रो पैस्टल फैक्टर्स आपके बहुत बेहतर होंगे और आप ये देखेंगे जी पाकिस्तान एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएगा जो आपको फ्यूचर में एक बेटर अपॉर्चुनिटीज देगा? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों आपके इंडिविजुअल्स आज यूरोप के लिए, कनाडा के लिए, यूएस के लिए आज बैठे हैं, लोग कहते हैं हम अपनी प्रॉपर्टीज बेच देंगे, घर बेच देंगे, बेचने के बाद अब हमें किसी भी कंट्री में भेज दें? क्या रीज़न है? क्योंकि उनको एक अच्छा फ्यूचर चाहिए और उनका फ्यूचर पाकिस्तान में सिक्योर्ड नहीं है। तो गाइस यहीं पर आज हम लॉक करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। फ्यूचर सिक्योर्ड नहीं और अच्छे फ्यूचर की तलाश में लोग जो हैं दर बदर होना चाहते हैं, एक मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क को, फिर शायद अगर कहीं कभी वहाँ पे फ्यूचर सिक्योर्ड ना हो तो वहाँ से भी कूच करके आगे जाना पड़े। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है और इस ज़िंदगी में अपने जो डिसीजंस लेते हैं प्रॉपर लिया करें, गलतियाँ मत करें और गलती आप ना करें किसी भी प्रोसेस के लिए। अगर आप जब हम बात करते हैं वीज़ा कंसल्टेंसी के हवाले से, तो आप गलती ना करें, तो उसके लिए हम लोग मौजूद हैं। आप हमें रब्ता कर सकते हैं, अपनी कोई जो भी आपकी क्यूरी है आप हमें रब्ता कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारी जो टीम है आपको प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेगी और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करते रहें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स के कोलैबोरेशन के साथ तैयब ऑनलाइन बिजनेस स्कूल के स्टूडियो से तैयब इजाज़ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।